नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं और आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था जो प्रोटोजोआ है, हेलिमेंथीज है, इंसेक्ट है, मोलस्का है, उन सभी चारों के बारे में अपन ने जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उनके बारे में डिस्कस किए थे। अगला टॉपिक जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ही यूनिट वाली में से चल रहा है, लेकिन अपना टॉपिक रहेगा व्हीट एंड राइस कि राइस एंड व्हीट में से कौन से क्वेश्चंस हैं जो बन पाते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से। और तो आप खुद भी प्रैक्टिस जितनी कर रहे होंगे उतनी कर रहे होंगे, साथ में से कुछ क्वेश्चंस अपन लेके आए हैं ताकि आपका बेसिक जो है कॉन्सेप्ट वो यहाँ से क्लियर अपन कर सकें। तो सबसे पहले अपन चलते हैं प्लांट यूटिलाइजेशन सीरियल्स मतलब व्हीट एंड राइस। क्वेश्चन नंबर पहला, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये अपन सभी जानते हैं क्योंकि ये स्टार्ट जो क्वेश्चन है वो यहीं से होता है व्हीट का जब भी अपन बात करते हैं। देखो व्हीट जो है वो एक हेक्साप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड है। इसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम यदि देखेंगे अपन तो कितने हैं? 42। इसका मतलब यहां पे आप देख सकते हो 6x = 7, मतलब हेक्साप्लॉइड है यहां पर ये। इसका मतलब इनके अगर हैप्लॉइड की अपन बात करेंगे इनका देखो इनमें दो टर्म आते हैं, दो शब्द आते हैं। एक तो आता है मोनोप्लॉइडी, एक शब्द आता है हैप्लॉइडी। हैप्लॉइडी का मतलब तो होता है जितना भी टोटल क्रोमोसोम जो होते हैं उनका आधा कर देना। जैसे कि अपन गेमिट जब क्रिएट करते हैं, युग्मक जब अपन बनाते हैं, तो युग्मक या जो गेमिट होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब जैसे अपन अपनी बात करें 2n है तो हैप्लॉइड अपन करेंगे तो n हो जाएंगे। ये कंडीशन अपने गेमिट की बात करें। यहाँ पर ये जो है ये हैप्लॉइड है 42 नंबर क्रोमोसोम, और हेक्साप्लॉइडी इसकी कैसी यहाँ पे डिप्लॉइडी है और इनकी कैसी है? हेक्साप्लॉइडी है। तो इसका अगर हैप्लॉइड बनाएंगे तो अपन कितना बनेगा? ये 21 नंबर तो क्रोमोसोम आएंगी और यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 3x आ जाएगी, मतलब ट्राइप्लॉइडी। इनका जो गेमिट होगा वो कैसा होगा? ट्राइप्लॉइड होगा, ट्रिप्लॉइड होगा, ये कह सकते हो ना, ट्रिप्लॉइड होगा। ठीक है। मोनोप्लॉइडी की यदि बात करते हो तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो सिंगल क्रोमोसोम इसमें से 42 में से अगर आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो आपके सिंगल क्रोमोसोम सेट कितना निकलेगा? 7। तो अगर मोनोप्लॉइडी आप देखोगे n बराबर तो कितने आएंगे? इसमें क्रोमोसोम आएंगे 7। तो यहाँ पे ह्यूमन के केस के अंदर दोनों शब्द सेम है। कोई भी ऑर्गेनिज्म यदि डिप्लॉइड हो मतलब 2n हो, इस केस के अंदर मोनोप्लॉइड एंड हैप्लॉइड दोनों कैसे होते हैं? सेम। दोनों शब्द सेम है। क्यों सेम है? अपन बात कर रहे हैं जैसे ह्यूमन की अगर अपन बात करें 46 क्रोमोसोम है = 2n है, तो चाहे इसका हैप्लॉइड कर लो चाहे इसका मोनोप्लॉइड कर लो, कितने आएंगी? 23 = n ही आएगा, यही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये कैसे हैं? डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड का आधा कर दो, चाहे उसका एक सेट कर दो, एक सेट करोगे तो इसका आधा हो जाएगा, n हो जाएगा, 23 हो जाएंगे, और हैप्लॉइड करोगे तो भी यही आएगा। लेकिन जब पॉलीप्लॉइडी अधिक हो डिप्लॉइड से तो वहाँ पर ये दोनों जो शब्द हैं वो बदल जाते हैं। मोनोप्लॉइडी अलग टर्म होता है और ये मतलब डिप्लॉइडी अलग होता है। मतलब मोनोप्लॉइडी जो होता है वो एक सिंगल सेट निकालते हो टोटल में से, और हैप्लॉइड है मतलब आधा करना है आपको। तो यहाँ पर गेहूँ के केस में सब अलग है ये। तो गेहूँ किस प्रकार का प्लांट है? हेक्साप्लॉइड है। कितनी स्पीसीज से मिलकर बना हुआ है? तो 3 स्पीसीज के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। यहाँ पर ये 42 = AA, BB और CC, इस प्रकार से 3 स्पीसीज से मिलकर बना हुआ हेक्साप्लॉइड होता है ये। ठीक है ना, ये गेहूं के संबंधित है। गेहूं का अगर अपन देखेंगे कि इसका नाम पूछा है तो ट्रिटिकम, एस्टिवम है, ये सभी अपन जानते हैं। कॉमन जो नाम है वो क्या है? इसका ब्रीड व्हीट के नाम से जाना जाता है, ट्रिटिकम एस्टिवम कहा जाता है।
देखो, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है, जो पोएसिया ग्रास फैमिली का एक सदस्य है। गेहूं दुनिया की प्रमुख अनाज फसलों में से एक है और इसका उपयोग मुख्य रूप से रोटी, ब्रेड, पास्ता आदि बनाने में होता है। ये इसमें मैंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डाला है। कई बार पूछा जाता है कि जो गेहूं होता है, गेहूं का जो आटा अपन लगाते हैं, उसकी जो लुगदी बनती है, आटा जब लगाते हैं अपन पानी के साथ में उसको रोटी बनाने की, बेलने के लिए, तो उसमें जो इलास्टिसिटी आती है वो टूटता नहीं है। इलास्टिसिटी का मतलब रोटी वो आगे से बेलेंगे अपन तो वो बढ़ेगी। तो उसके कारण से कौन सी प्रोटीन इसमें विशेष पाई जाती है जिसके कारण से उनकी आटे की लुगदी बनाई जा सकी है, उसे फ्लेक्सिबिलिटी बनाती है। तो उसके अंदर एक विशेष प्रोटीन पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं ग्लूटेनिन। इसे क्या कहते हैं? ग्लूटेनिन। इस प्रोटीन के कारण आटा पानी के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है। आटा पानी के साथ लगाया जाता है जिससे क्या बनाते हैं अपन? रोटी बना पाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है ग्लूटेनिन के प्रेजेंस के कारण। इसके अलावा इसमें ग्लियाडिन प्रोटीन भी पाई जाती है, मुख्य भंडारण प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। वैसे देखा जाए तो जो गेहूं है, मुख्य सोर्स अगर पूछा जाए तो किसका है? कार्बोहाइड्रेट का है। ये कार्बोहाइड्रेट का मुख्य सोर्स होता है भाई ये, ठीक है ना। प्रोटीन तो बहुत कम मात्रा के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर अपन देखेंगे, यहां पर जो चावल से पूछा गया है, चावल का वानस्पतिक नाम क्या है? ठीक है, दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ओराइजा सेटाइवा। अपन सभी जानते हैं ओराइजा सेटाइवा है। ठीक है, चावल अगर अपन देखेंगे तो कैसा है? टेट्राप्लॉइड है और जो है 4n = 24 नंबर जो क्रोमोसोम है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, राइस का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। ओराइजा ग्लेब्रिमा, ठीक है ना, ओराइजा ग्लेब्रिमा अफ्रीका चावल की एक प्रजाति का नाम है। चावल खरीफ की फसल है, जबकि गेहूं एक रबी की फसल है। गेहूं एक रबी की फसल है और ये खरीफ की फसल है। इनकी खेती मुख्य रूप से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो सीधी सी बात है, चावल तो उस जगह किया जाता है जहां पर पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था हो और जिसमें खास तौर से ब्लैक मिट्टी की मात्रा अधिक पाई जाती हो, जो पानी को, जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा पाई जाती हो, जल धारण क्षमता ज़्यादा पाई जाती हो। जैसे राजस्थान में विशेष तौर से अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ है और बूंदी है, इसके अलावा हनुमानगढ़ और गंगानगर है। उस साइड में चावल की जो है वो खेती है वो ज़्यादा की जाती है। ठीक है ना, तो गेहूं और इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। गेहूं और दोनों एक ही फैमिली के हैं, लेकिन ये तो उगाई जाती है रबी की फसल के साथ में, सरसों के साथ में, चने के साथ में, जबकि ये जो है मोठ और आपकी जो गेहूं बाजरा जो है उनके साथ में उगाई जाती है। किसकी? पेडी की। इसे सरसों की, इसको मतलब ये जो है राइस, इसकी खेती को क्या बोलते हैं? पेडी कहा जाता है। ठीक है, पेडी का मेथड आगे बताऊंगा इसका थोड़ा सा। पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 अगर अपन देखेंगे, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक उत्पादक, तो यहां पर अपन देखेंगे उत्तर प्रदेश। गेहूं के उत्पादन में सबसे अग्रणी जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इसके बाद में अपन कहेंगे तो फिर है उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, फिर पंजाब। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाले राज्यों में से शामिल है। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चावल उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल के साइड में जो है, उस साइड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चावल का किया जाता है। तो यहां पर दिया होगा पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन। पंजाब है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है वो इसका राइट आंसर होगा कि पश्चिम बंगाल के बाद में उत्तर प्रदेश में किया जाता है, पंजाब में किया जाता है और तमिलनाडु चावल के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से है। भारत चावल उत्पादक में चीन के बाद में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चीन के बाद में दूसरे स्थान पे है।
क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इसके साथ में थोड़ा सा कलेक्शन लेके आया हूँ कि आपको हरित क्रांति से जो क्वेश्चन बनते हैं हमेशा वो हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरित क्रांति के कई क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए हैं ताकि आपकी हरित क्रांति के क्वेश्चन गलत ना हो। हरित क्रांति जिसे अपन ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा, देखो कि कौन सी फसलों के ऊपर वर्क किया गया वो हमेशा पूछा जाता है। 2 फसल है जिनको मुख्य इन्होंने आधार लिया था, एक तो चावल था और दूसरा गेहूं था। लेकिन इंडिया के रेफरेंस में अगर अपन देखें सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हुआ अपने को किसका बेनिफिट हुआ, गेहूं का बेनिफिट हुआ था। फसल अगर पूछी जाए तो गेहूं और चावल 2 है, और बेनिफिट पूछा जाए इंडिया के अकॉर्डिंग तो गेहूं का उत्पादन। तो यहां पर गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, तो यहां पर सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई उत्पादन में ग्रीन रिवोल्यूशन उसमें किसमें हुई थी, गेहूं के अंदर हुई थी। हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में, देखो ये दशक पूछे तो दशक का मतलब है भाई 1960 से 1970 के बीच का जो दशक है, इस दशक के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन भारत के अंदर आया था मैक्सिको से। और अगर वैसे पर्टिकुलर देखा जाए इस दशक के बीचों बीच में कौन से सन के अंदर, तो 1966 से लेकर 1967 के आसपास के अंदर इसको रखा गया था, ग्रीन रिवोल्यूशन के ऊपर वर्क किया गया था, जिसमें कौन सी किस्में जो है गेहूं की उन्नत किस्में बनाई गई थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, कल्याण सोना वैरायटी बनाई गई, इसके साथ में सोनालिका जो वैरायटी है वो विकसित की गई थी। कौन सी वैरायटी, कल्याण सोना और सोनालिका वैरायटी जो है वो विकसित की गई थी गेहूं की। और ग्रीन रिवोल्यूशन कौन से दशक का है, 1960 का है। कब किया गया था, तो 1966 से 1967 के आसपास में। इसके जनक कौन है, भारत में कौन लेके आया, MS स्वामीनाथन। और इसके जो जनक है ओवरऑल विश्व लेवल के ऊपर, तो वो कौन से, बोर लोग थे, ठीक है ना। तो MS स्वामीनाथन अपने चेन्नई के थे। ग्रीन रिवोल्यूशन में भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना और खाद्य संकट से उभरना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। अगर उद्देश्य पूछा जाए तो ये इसका उद्देश्य था कि भारत क्या चाहता था, उस टाइम पर खाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, अनाज बहुत कम प्रोडक्शन होने लगा था, ठीक है। तो भारत अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना चाहता था कि हम जितना उगाएं, हमारी जितनी पॉपुलेशन है उनका पेट हम अपने ही देश के जो उत्पादन है उनसे भरा जा सके, और खाद्य संकट ऐसी कोई आपत्ति आने वाली है, विपरीत परिस्थितियां आने वाली है, उनसे हम स्वयं लड़ सके और अपना अन्न जो है उसको स्टोर कर सके। इसलिए ग्रीन रिवोल्यूशन के ऊपर वर्क किया गया था। गेहूं किस मौसम में उगाई जाने वाली फसल है, तो यहाँ पर रबी की जो फसल है उसमें उगाई जाती है। आपको याद रखना रबी के अंदर सरसों, चना, गेहूं, ये सब कैसे हैं, इसके साथ में उगाई जाती है। जैसे इसके साथ में सरसों उगाओगे तो मूली साथ में उग जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से सभी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर रबी की जो फसल है वो कौन सी है, गेहूं है। तो यहाँ पर रबी की है, गेहूं एक रबी फसल है। ठीक है, अब इसमें इसकी देखेंगे शोइंग कब होती है, इसकी बुआई कब होती है, तो अक्टूबर से नवंबर महीने के अंदर की जाती है। हल्की हल्की जब ठंड स्टार्ट हो जाती है उस टाइम पे की जाती है, क्योंकि गेहूं की फसल को पकने और अच्छी ग्रोथ होने के लिए उसको ठंड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। इसे मावठ की जो बरसात है, मावठ वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं के टाइम पे दिसंबर और जनवरी के बीच में, दिसंबर लास्ट के अंदर जो बरसात होती है उसे क्या कहते हैं, मावठ की वर्षा कहते हैं। उसे गोल्डन ड्रॉप ऑफ व्हीट कहा जाता है। मावठ की बरसात जो होती है उसे क्या कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप ऑफ व्हीट कहते हैं। गेहूं के लिए वो सुनहरी बूंदों के रूप में टपकती है, क्योंकि जो ठंड के अंदर जो बरसात होती है वो गेहूं के प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा देती है। उसकी मैच्योरेशन, उसकी पकावट, उसकी बनावट, सब चीज़ों को प्रभावित करती है। मावठ की बरसात अगर अपन देखेंगे राजस्थान के रेफरेंस में तो हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर सबसे अच्छी मावठ बरसात होती है, जिसमें से मुख्य है गंगानगर, ठीक है। तो अक्टूबर में, नवंबर में इसकी बुआई होगी। कटाई कब करेंगे अपन, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इसमें पकावट आना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मार्च के स्टार्टिंग से जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इनमें पकना स्टार्ट हो जाती है। एक साथ में लहर आती है और अप्रैल के 15 अप्रैल के आसपास तक इसको कंप्लीट काट लिया
जाता है। जैसे इस टाइम पे आप लोग देखोगे तो जहाँ भी किसी भी एरिया में आप होंगे तो उस एरिया के अंदर अभी इसकी कटाई चल रही है गेहूं की, क्योंकि मार्च कंप्लीट हो चुका है, अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर ये अब इसकी गेहूं की कटाई चल रही है। इससे ठंडी जलवायु की ज़रूरत होती है। मैंने कहा इसकी मावठ की, बरसात की इसको काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे अपन देखेंगे चावल की किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक अच्छा उगता है। कौन से जलवायु क्षेत्र में अधिक होता है? तो सीधी सी बात है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा उगाया जाता है। शुष्क और ठंडा, अधिक वर्षा और गर्म जलवायु, शुष्क और अर्धशुष्क, और यहाँ पर ये है समशीतोष्ण जलवायु। तो अधिक वर्षा और गर्म जलवायु जो प्रदेश होते हैं उनके अंदर पानी की सबसे बड़ी तो है कि गन्ना और जो ये अपन पैडी की बात कर रहे हैं, गन्ना और पैडी दोनों ही ऐसे हैं जिनके अंदर पानी की भरने की काफ़ी लंबे टाइम तक की आवश्यकता पड़ती है। लगभग 70 दिन के आसपास की इसकी बरसात की जो है मतलब पानी ठहराव की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गंगानगर और हनुमानगढ़ में उधर नालियों का पानी आता है, नदियों का पानी आता है, इसलिए वहाँ पर वो खेत जो है वो भर दिए जाते हैं और वहाँ पर इनका प्रोडक्शन किया जाता है। इधर बूंदी के अंदर किया जाता है, कोटा के अंदर किया जाता है, चित्तौड़ में किया जाता है। इनको 25 से 35 डिग्री सेल्सियस और 100 से 150 सेमी वर्षा चावल के लिए आवश्यक होती है। ठीक है ना। 8 नंबर, गेहूं में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट की होती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की होती है। देखिए सभी स्टूडेंट जो भी आरपीएस स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड की जो बुक है, जिन्होंने अभी ली है एमसीक्यू की बुकें, तो एमसीक्यू बुक को मैं अभी भी लास्ट पे भी कह रहा हूँ आपको, 2-2.5 महीने जो आपके पास में बचे हैं, आप दिल से उस बुक को पढ़िए। बहुत अच्छा कंटेंट देने की मैंने कोशिश की है। प्रत्येक क्वेश्चन को आपने देखा भी होगा। जिस बच्चे के पास में, कई बच्चों के पास में बाई पोस्ट भेजी, उनके पास तो पहुँच भी गई है, तो उनका मैसेज भी आया है। और आपको जैसा भी लगे, रेस्पॉन्स अगर अच्छा लगे तो आप लोग छोटा सा आप शॉर्ट बनाकर भेज सकते हो 1 मिनट 30 सेकेंड का, ताकि वो मैं आपका रिव्यू के रूप में आपको डाल सकूँ। तो बुक में आप मेहनत कीजिए उस बुक के ऊपर। अगर आपको और कोई कंटेंट अच्छा लगता है तो वो भी उसमें ऐड करते हुए आप अपनी मेहनत कीजिए। लास्ट टाइम में आपके जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस है वो आपके सिलेक्शन को बहुत नज़दीक लेके जाएगी। आपको 2-2.5 महीने के अंदर खूब प्रैक्टिस कीजिए उसको, 2-3 बार, जितनी बार आप निकाल सको। छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको कुछ उसमें नए देखने को मिलेंगे, जो आपको सिलेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक बार उस बुक को अच्छे मन से पढ़िए आप लोग, उसको ना काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो इसमें मुख्य सोर्स के रूप में पाया जाता है। देखो यहाँ पर गेहूं में 72% कार्बोहाइड्रेट है, 12% प्रोटीन है और 2% वसा होती है। वसा तो नामात्र की होती है इसमें। यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत होता है। 9 नंबर, भारत में उगाई जाने वाली चावल की सबसे लोकप्रिय किस्म कौन सी है? भारत में चावल की सबसे लोकप्रिय किस्म जो है वो कौन सी है? तो यहाँ पर देखेंगे अपन बासमती, IR8 और स्वर्णा और उपरोक्त सभी। तो भारत के अंदर मोस्टली जो है साबरमती भी उगती है, IR8 भी उगती है, स्वर्णा जो वैरायटी है वो भी उगाई जाती है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे सभी जो वैरायटी है वो भारत के अंदर इनमें से तीनों उगाई जाती है। तो ये उपरोक्त सभी सही है, भारत के अंदर उगाई जाती है। ये वैरायटी भी आपको याद रखना कौन सी वैरायटी किसकी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे साबरमती चावल में सुगंध और लंबे दाने होते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि इनमें से सुगंध और लंबे दाने वाले जो वैरायटी होती है चावल की वो कौन सी होती है? तो साबरमती चावल होते हैं। यह मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के अंदर उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो आप लोगों का किया हुआ है, अभी किया था अपन ने। 10 नंबर, भारत में गेहूं की कौन सी किस्म हरित क्रांति के दौरान विकसित की गई थी? हरित क्रांति के दौरान गेहूं की कौन सी किस्म विकसित की गई थी? तो यहाँ पर देखेंगे कल्याण सोना विकसित की गई थी एक तो, और एक सोनालिका, ये दोनों ही विकसित की गई थी। तो राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। हरित क्रांति 1960 के दशक में उन्नत किस्म हेतु कल्याण सोना और सोनालिका जो वैरायटी है वो विकसित की गई थी। इससे भारत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना चाहता था और खाद्य संकट से उभरना चाहता था, जिसके उद्देश्य थे। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आप देखोगे गोल्डन राइस किसका एक संशोधित रूप है? तो सीधा सा है, राइस का है, जिसके अंदर प्रो विटामिन ए की मात्रा बढ़ाई गई थी। प्रो विटामिन ए की जो मात्रा है वो बढ़ाई गई थी, जिसमें बीटा कैरोटीन
की मात्रा बढ़ाई गई थी। बीटा कैरोटीन से संबंधित जो जीन है वो डाले गए थे, और बीटा कैरोटीन जो है वो क्या है, इसका विटामिन ए का पूर्वी पदार्थ होता है या प्रीकर्सर होता है। बीटा कैरोटीन के कारण से ही विटामिन ए का निर्माण होता है। बीटा कैरोटीन जो है वो पिगमेंट जो है, जो इससे विटामिन ए बनती है, वो सभी अपने जो रोशनी, आँखों की जो ऑप्टिकल नर्व्स है उनको देखने में हेल्प करता है। अगर आप में विटामिन ए की कमी आती है, सीधी सी बात, आपकी रोशनी में देखने की प्रॉब्लम आती है आपकी आंखों के अंदर, तो इसकी कमी को दूर करने के लिए इसमें इसके जीन डाले गए थे बीटा कैरोटीन की, जिसका कलर जो होता है पिगमेंट का वो कैसा होता है, येलो कलर होता है। अधिक इनका जो जमाव है राइस के एंडोस्पर्म में हुआ, एंडोस्पर्म में हुआ, जिसके कारण से एंडोस्पर्म का जो कलर है वो कैसा हो गया, येलो कलर हो गया। और येलो कलर होने के कारण से, ये ज़्यादा येलो कलर होने के कारण से यहाँ पर गोल्डन कलर के जो दाने हैं चावल के वो दिखाई देने लगते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था, गोल्डन राइस नाम रखा गया था, जो विटामिन ए युक्त चावल था। इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो कई बार इसके जीन कई बार बता चुका हूँ मैं पहले भी आपको, ठीक है। यहाँ पर अपन देखेंगे गोल्डन राइस, इसकी जो डिटेल है वो आपको बुक के अंदर पूरी मिलेगी गोल्डन राइस की। गोल्डन राइस बीटा कैरोटीन होता है जो शरीर में विटामिन ए में बदलता है। यह कुपोषण रोकने में मदद करता है। धान की फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता कब होती है? धान मतलब पेडी, चावल, पेडी की फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता कब होती है? अंकुरण के समय, रोपाई और फूल आने की अवस्था के अंदर। ये सही है, जब आप इनकी फसल रोपते हो, उगाते हो, सोइंग जब करते हो, तो इसमें देखो स्टेप जो होती है, इनकी दो स्टेप होती है। एक होती है नर्सरी, एक होती है सोइंग, ठीक है, सोइंग। अब नर्सरी में क्या किया जाता है, सबसे पहले एक छोटा खेत लिया जाता है इस प्रकार से, उसके अंदर इनके जो पेडी के सीड होते हैं वो इतने पास पास में डाल के बहुत सारे डाल दिए जाते हैं पूरे के अंदर, और ये इतने ज़्यादा उग जाते हैं, खूब उग जाते हैं, पूरा खेत आपको एकदम ग्रीन दिखेगा जैसे कोई लॉन या गार्डन लगा हुआ हो। अब एक बड़ा खेत लेंगे अपन, बड़े बड़े जो खेत हैं उनके लेंगे अलग अलग इस प्रकार से। नर्सरी का मतलब तो है यहाँ पर आपने क्या की, इनकी पौध तैयार की है, तो ये पौध है। अब यहाँ से इतना सा पार्ट है वो उखाड़ेंगे और इनको एक एक जो पौधा आपने निकाला है उन पौधों को यहाँ पर दूर दूर इस प्रकार से लाइन से अब रोपेंगे अपन। तो इस टाइम पे जब इसको आप ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हो, इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। नर्सरी से इनकी पौध को उठाकर खेत के अंदर लगाना, ये क्या कहलाता है, ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। तो ट्रांसप्लांटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, रोपण बोलते हैं। तो यहाँ पर रोपण के अंदर जब इस खेत में लगा रहे हो, इस टाइम में ये खेत पूरा पानी से भरा हुआ होना चाहिए। पानी से कैसा होना चाहिए, फुल होना चाहिए, तभी उस रोपण के अंदर पानी के अंदर अपन लगा पाएंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन कब है, जब फूल आने की अवस्था हो, तो फ्लावरिंग से पहले वापस से इसमें पानी देना पड़ता है ताकि फ्लावरिंग वापस से अच्छी हो सके। तो दोनों ही कंडीशन में पानी की आवश्यकता पड़ती है, एक तो नर्सरी से प्लांट जब इसमें लगाया जाता तब, और दूसरी इसमें जब फ्लावरिंग आने वाली है तो उससे पहले। तो दोनों कंडीशन में पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर ट्रांसप्लांटिंग मैंने कहा नर्सरी से उठाकर प्लांट लगाना, और फूल आने की अवस्था फ्लावरिंग स्टेज, दोनों ही कंडीशन में पानी भरा जाता है ताकि इसका प्रोडक्शन अच्छा हो सके। यहाँ पर आप देखोगे चावल को पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, रोपाई और फूल आने के समय पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। चावल उत्पादक में वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? चावल के प्रोडक्शन के लिए भारत सरकार द्वारा स्टार्ट की गई योजना, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे पीएम किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। चावल से संबंधित जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है भाई, ठीक है ना, NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ये नाम जो है वो किससे संबंधित है, तो चावल के उत्पादन को वृद्धि करने से संबंधित एक स्कीम है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-2008 के अंदर यह योजना चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू की गई थी। 7 और 8 के अंदर प्रारंभ की गई थी, 2007-2008 के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे अधिक चावल निर्यात करने वाला राज्य कौन सा है? अब देखो निर्यात का मतलब है यहाँ से भेजने वाला। अब जैसे मान लो हरियाणा देखें अपन, हरियाणा राज्य है, पंजाब के टच का राज्य है, राजस्थान का टच का राज्य है, पानी की व्यवस्था ठीक है, इनके पास मिट्टी ठीक है,
लेकिन यहाँ पे हमारे इस साइड में राजस्थान की अपन अपनी बात करते हैं, राजस्थान के साइड में या फिर हरियाणा के साइड में चावल ज़्यादा खाने के लिए यूज में नहीं आते हैं, तो इनके प्रोडक्शन तो ठीक है राइस का, इसलिए प्रोडक्शन इनका ज़्यादा है, खाने के लिए कम है, मतलब इनका यूज कम आता है, इसलिए क्या करते हैं अपने चावल को पूरा बाहर की तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे पंजाब के अंदर, हरियाणा में और पश्चिम बंगाल और गुजरात, यहाँ पर हरियाणा जो है वो सबसे ज़्यादा चावल को बाहर भेजता है क्योंकि इसमें प्रोडक्शन अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, गेहूं उत्पादक में सबसे अधिक उपयोग होने वाली मिट्टी कौन सी है? गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक मिट्टी जो उपयोगी होती है वो कौन सी होती है? काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है और यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि काली मिट्टी तो फिर वापस वही है, राइस के लिए उनके लिए काम आती है, गन्ने के लिए काम आती है, ठीक है ना, कपास के लिए काम आती है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो अपने गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। जलोढ़ और दोमट मिट्टी चावल की उपयुक्त होती है। यह मिट्टी पानी को अच्छी तरह से रोक सकती है और धान की खेती के लिए भी आवश्यक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 16, चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त पीएच का स्तर क्या होता है? सॉइल की जो पीएच है उस टाइम पे जिसमें अपन इसको उगा रहे हैं, तो उसके पीएच की जो मात्रा होती है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी स्केल होनी चाहिए? 5.5 से लेकर 7 के आसपास में पीएच होनी चाहिए। इसका मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट होना चाहिए, एसिडिक पीएच होनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 17, गेहूं उत्पादन में उर्वरक के रूप में सबसे आवश्यक तत्व है। गेहूं का यदि आप उत्पादन कर रहे हो और उर्वरक के रूप में सबसे ज़्यादा जो है वो किस मात्रा की आवश्यकता पड़ती है? तो नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर देखोगे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास और सल्फर। तो सबसे ज़्यादा जो है वो यूरिया और डीएपी जो आप डालते हो तो वो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए डाली जाती है। तो नाइट्रोजन की इसमें सबसे ज़्यादा कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 18, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन SRI तकनीकी क्या करती है? इसे करते क्या है? पानी की बचत करते हैं और अत्यधिक उत्पादन बढ़ाते हैं। किसका? राइस का। राइस का इस टेक्निक के द्वारा पानी की बचत करना और अधिक उत्पादन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है ना। पानी की बचत करना और अधिक उत्पादन करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और यह पारंपरिक जो ट्रेडिशनल खेती है उससे कहीं बेटर होती है कि पानी की बचाव हो कैसे भी। यहाँ पे देखोगे 19 नंबर में, भारत में हरित क्रांति के दौरान गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्में कौन सी थी? वापस वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सी थी? कल्याण सोना थी एक तो, और एक सोनालिका थी। दोनों ने ही गेहूं का खूब प्रोडक्शन दिया था। तो यहाँ पर कल्याण सोना और सोनालिका। आगे अपन देखेंगे यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में चावल की खेती के लिए सबसे अधिक उपयोगी की जाने वाली तकनीक कौन सी है? भारत में चावल की खेती के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी है? तो मैंने अभी भी बताया आपको, ट्रांसप्लांटेशन जो करना वो सबसे इनका बेस्ट मेथड है कि पहले क्या करते हैं, एक छोटा खेत लेते हैं जिसके अंदर चावल की अधिक मात्रा के अंदर पेडी के सीड है वो उगा दिए जाते हैं, और फिर उनको जैसे वो इतने बड़े हो जाएंगे उस टाइम पर दूसरे जो खेत है वो पानी से भर के तब तक तैयार कर ले जाते हैं और उन प्लांटों को पौध के रूप में उठाकर उनके पानी के अंदर रोपा जाता है अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर। फिर इनमें होता क्या है कि जैसे मान लो कि आपने एक चावल लगाया है, यहाँ पर ये चावल का एक लगाया है आपने, इस प्रकार से एक पाड़ के यहाँ पे लगा दिया आपने, रोप दिया। इनमें क्या होता है? टिलरिंग निकलती है। टिलरिंग का मतलब होता है कि इनके जो नोड होते हैं नीचे वाले, इन नोड से क्या निकलते हैं? इस प्रकार से और तने निकलते हैं इस प्रकार से। तो ये तने निकलते रहते हैं, ये गुच्छा बन जाएगा अब एक इस प्रकार से। ये इसे क्या बोलते हैं? टिलरिंग बोलते हैं। तो इनमें प्रोडक्शन बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि कितनी ज़्यादा टिलरिंग निकलती है जड़ों से, इसलिए इनको थोड़ा थोड़ा स्पेस पे रोपा जाता है। जैसे यहाँ रोप दिया तो दूसरा यहाँ पे रोका जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पेस होगा उतनी टिलरिंग निकलने की संभावना रहती है और उतना ही उनको न्यूट्रिशन मिलने की संभावना भी रहती है। तो ये टिलरिंग निकलती रहती है, ठीक है। तो प्रोडक्शन बढ़ता है इससे। तो ट्रांसप्लांटिंग मेथड है वो भारत के अंदर सबसे बेस्ट मेथड है इसके अंदर प्रोडक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखोगे आप अगला, MS स्वामीनाथन किस फसल की उच्च उपज वाले किस्मों के विकास से जुड़े हुए थे? तो यहाँ पर गेहूं की फसलों के ऊपर इन्होंने वर्क किया था, जिसमें से डॉक्टर MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कहाँ के थे? चेन्नई के थे। इन्होंने भारत में गेहूं उत्पादन बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था?
तो यहाँ पर अपन देखेंगे औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, देखो ग्रीन, इससे थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में 1960 के दशक में शुरू हुई तथा कृषि संबंधी योजनाएं थी, जिससे उद्देश्य पारंपरिक कृषि पद्धतियों को बदलकर, जो पहले से ट्रेडिशनल जो कृषि खेती चल रही है, आपका जो मेथड चल रहा था, उनमें थोड़ा सा हेर फेर बदल करके और अपन क्या चाहते थे, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना चाहते थे। ठीक है ना, ये इसका अपना उद्देश्य था। ठीक है, इसमें निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग किया गया। उच्च उत्पादकता वाली बीज, एक तो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके अंदर HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का उपयोग किया गया। रासायनिक उर्वरक, फर्टिलाइजर और कीटनाशक का उपयोग किया गया। ये हालांकि नुकसान था, लेकिन क्या करें, जब भूखमरी इतनी बढ़ गई थी कि खाने के लिए अनाज नहीं था देश के अंदर, तो अपने को मजबूरन फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का सहारा लेना पड़ा था, जिसके कारण से काफ़ी पोल्यूशन जो हुआ था। इसमें कई बार सेंटेंस बदल दिया जाता है इसको कि इसमें ऑर्गेनिक खेती का सहारा लिया गया था, तो इसमें कहीं भी ऑर्गेनिक खेती के सहारा लिया नहीं गया था। वो सेंटेंस गलत आता है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ मेथड यूज में ली गई, मशीनों का प्रयोग यूज में लिया गया, ट्रैक्टर को यूज में लिया गया और अनाज निकालने के लिए थ्रेसर जैसी मशीनों का यूज में लिया गया। इसलिए इनको बढ़ावा दिया गया इस टेक्निक के अंदर। मुख्य उद्देश्य में अगर अपन बात करेंगे तो भारत को खाद्यान्न की कमी से उभरना, आत्मनिर्भर बनना था। खासकर गेहूं और चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए जोर दिया गया था, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। हरित क्रांति के जनक जो हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे भारत के, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फादर हैं, जनक है, उसे कौन है, नॉर्मन बोरलॉग थे। प्रभावी राज्य जो है, अगर भारत के रेफरेंस में पूछा जाए हरित क्रांति के अंदर अग्रणी जो राज्य है वो कौन से थे, तो सबसे पहले पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा उत्तर प्रदेश है। ये इनके क्रम से ही हैं। ठीक है ना, सबसे आगे कौन सा था, पंजाब था। और क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पे थोड़े से, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी, तो आप ये सीधा सी है 1960 के दशक में हुई थी। 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 से 67 में, मैंने कहा ना इस दशक का जो टाइम पीरियड अगर आपसे पूछा जाए 66 से 67 में की गई थी, ताकि कृषि उत्पादक बढ़ाया जा सके। यह विशेष रूप से गेहूं की खेती में सफल हुई। उद्देश्य तो दो रखा गया था, गेहूँ और चावल रखे गए थे, लेकिन सक्सेस जो है आपको सफलता किस में मिली थी, गेहूँ के अंदर सफलता प्राप्त हुई थी। यहाँ पे अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, भारत में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे जाना जाता है, तो अपन कहते हैं MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। MS स्वामीनाथन भारत में HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज बीजों का उपयोग कर बढ़ावा देना चाहते थे। उन्होंने हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता था। मैक्सिको के द्वारा इन्होंने यहाँ से वेराइटी लेके आए थे, रिसर्च करने गए थे। नॉर्मन बोरलॉग के अंडर इन्होंने काम किया था, वहाँ से वेराइटी लेके आए थे गेहूँ। यहाँ पे अपन देखेंगे हरित क्रांति के दौरान मुख्य रूप से किन फसलों पर ध्यान दिया गया, तो वापस वही है कि यहाँ पर गेहूं और जो चावल था उनके ऊपर मुख्य फोकस किया गया था। हरित क्रांति का मुख्य फोकस जो गेहूं और चावल के उपज को बढ़ावा किया गया, जिसमें से खाद्य संकट को रोका जा सके। हरित क्रांति की तकनीक किस देश से प्रेरित थी, तो मैक्सिको। ठीक है, किससे संबंधित थी, तो मैक्सिको से प्रभावित हुई थी। नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको में HYV हाई यील्डिंग वेराइटीज गेहूं का विकास किया, जिससे भारत ने हरित क्रांति की सहायता ली, वहाँ से प्रेरित हुई, तकनीकी अपनाई। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर, हरित क्रांति के कारण भारत में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का बढ़ा। काम तो दोनों के ऊपर किया गया है, गेहूं और चावल के ऊपर, लेकिन बढ़ा किसका, केवल गेहूं का बढ़ा था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा गेहूं। हरित क्रांति में गेहूं की उपज में क्रांतिकारी वृद्धि की पंजाब और हरियाणा में इसको सबसे अधिक प्रभाव देखा गया। तो पहला जब भी पूछा जाए आपको, तो पहला तो पंजाब ही रखना है, और सेकंड हरियाणा रखना है, और तीसरा उत्तर प्रदेश रखना है, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो देखने को मिला था। यहाँ पर आप देखोगे हरित क्रांति का मुख्य लाभ क्या था, तो यहाँ पर अधिक निर्यात, खाद्य सुरक्षा, मजदूरी में वृद्धि, भूमि की कमी। तो खाद्य की सुरक्षा जो है वो अपनी जो प्रॉब्लम थी वही ये थी कि भी अपन कैसे बचे, कैसे अनाज की सुरक्षा करें। ठीक है ना, तो ये अपना मुख्य उद्देश्य था। हरित क्रांति के कारण से भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया और आयात पर निर्भरता कम हो गई। मतलब बाहर से आने वाले अनाजों पर निर्भरता कम हो गई, अब अपन खुद उगाने में सक्षम हो गए थे।
हरित क्रांति का मुख्य नकारात्मक प्रभाव क्या था? इसका भी मुख्य प्रभाव क्या था? मैंने कहा ना, इन्होंने पेस्टिसाइड की सहायता ली है, बायो फर्टिलाइजर, जो मतलब बायो तो नहीं कह सकता मैं, फर्टिलाइजर्स जो केमिकल थे उनकी सहायता ली गई थी, जिसके कारण से अपनी जो मिट्टी है वो थोड़ी खराब हुई। वो इसका थोड़ा जरूर साइड है। जैसे साक्षरता में गिरावट, इसका तो मतलब ही नहीं है। जल प्रदूषण, तो सीधी से ज़्यादा पेस्टिसाइड अपने यूज़ में लिए, फर्टिलाइजर्स यूज़ में लिए, तो जिसके कारण से जल का प्रभाव जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो जल प्रदूषण का जो है वो सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट माना जा सकता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण से जल स्रोत प्रदूषित हुआ और मिट्टी की उर्वरकता प्रभावित हुई। इसका बड़ा प्रॉब्लम थी, लेकिन मजबूरी थी, करना पड़ा। हरित क्रांति के दौरान कौन सा राज्य सबसे आगे था? तो यहाँ पर अपन बात करेंगे वापस पंजाब, दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। पंजाब हरित क्रांति के अग्रणी राज्यों में से था, जहां हाई यील्ड वैरायटी बीज, सिंचाई और मशीनों का प्रयोग सबसे पहले और प्रभावीशाली प्रयोग से हुआ। निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? अब देखो, ये विशेषता नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट अपने लिए। उन्नत बीजों का उपयोग करना, ये तो था। सिंचाई की प्रणाली का विकास करना, जैविक खेती को बढ़ाना। देखो, इन्होंने जैविक खेती को कभी नहीं बढ़ाया, वहाँ पर इन्होंने फर्टिलाइजर को यूज़ में लिया था और पेस्टिसाइड को यूज़ में लिया था। तो ये सेंटेंस 100% गलत है। मशीनों का उपयोग करना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। इन्होंने ऑर्गेनिक, देखो यहाँ पर हरित क्रांति में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा, जबकि जैविक खेती को बाद में महत्व मिला। उस टाइम पे कोई महत्व नहीं मिला, बाद में महत्व मिला था। हरित क्रांति से जुड़ी तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो हरित क्रांति को अपनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? अच्छी क्वालिटी के बीज होंगी तो प्रोडक्शन आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। कृषि की शिक्षा हालांकि आवश्यकता है, उर्वरकों की उपलब्धता आवश्यकता है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध आवश्यकता है। सबसे मुख्य रूप से माना जाए तो हाई यील्ड वैरायटी जो है, अधिक उत्पादक करने वाली जो वैरायटी है, किस्म है, उनको यूज में लेना सबसे प्रायोरिटी रहेगी। अगर ये बीज आपके पास में है तो हरित क्रांति लाई जा सकती है। ठीक है, तो बीज हाई यील्डिंग वैरायटी हरित क्रांति की आधारशिला थी। इनके बिना मुख्य उत्पादक संभव नहीं था, असंभव था। ठीक है ना। इस प्रकार से अपने जो गेहूं और जो चावल है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगला टॉपिक के बारे में अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। कोई अच्छा ही टॉपिक लेके आएंगे आपका, इसी का अगला पार्ट जो है वो लेके आएंगे अपन। और अपना रेस्पॉन्स जरूर दर्ज करके जाइए कैसा, और बुक कैसी लगी आप लोगों को, जो MCQ बुक है वो ज़रूर रेस्पॉन्स दे के जाइए। आज के लिए अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।